हेलो मित्रों। उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एम आर चौधरी आपका स्वागत करता हूं। जुड़िए आप उत्थान एजुकेशन से और सीखिए आज नया टॉपिक जिसका नाम है उपसह संयोजक यौगिक। क्या नाम मित्रों? उपसह संयोजक यौगिक। पहले तो मैं आपको यह सिखा देता हूं कि रसायन विज्ञान में बॉन्ड या बंध तीन प्रकार के माने गए हैं। कई बच्चों के दिमाग में प्रश्न आता होगा कि उपसह संयोजक यौगिक क्या है। पहले तो यौगिक वाली बलाई समझ में नहीं आई है। तो हमारे पास तीन प्रकार के यौगिक होते हैं या आपने सुने हैं। एक आयनिक यौगिक और दूसरा सह संयोजक यौगिक। तीसरे वाला ये नाम है जो मैंने ऊपर लिखा है। आज के टॉपिक का नाम है, आज के कंसेप्ट का नाम है। इस सह संयोजक यौगिक के अंदर होता है वो आपके वाला ये उपसह संयोजक यौगिक। पहले इनको समझते हैं। आयनिक यौगिक क्या है? आयनिक यौगिक के रूप में आप बहुत सरलतम एक कंपाउंड से वाकिफ हैं, जानते हैं उसको, और वो है हमारा प्यारा सा यौगिक सोडियम क्लोराइड या नमक। आप में से बहुत से बच्चे इस बात से वाकिफ है, जानते हैं कि यह सोडियम धनायन है और क्लोरीन क्लोराइड ऋणायन है। ये आपस में स्तर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा मित्रों? स्तर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा। फिजिक्स में कहते हैं कूलाम्बिक आकर्षण द्वारा, या मैं यहाँ कह दूं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आयनिक आकर्षण बल द्वारा। या सोडियम परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए जिसके संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन इसे त्याग करके इसको त्याग करके ये अष्टक पूरा करता है, सोडियम धनायन बना लेता है। और क्लोरीन परमाणु, कौन बेटा? क्लोरीन परमाणु अपने संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से सोडियम वाले इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, रिसीव कर लेता है। संयोजी कोश में ये भी 8 इलेक्ट्रॉन करता है, इसके भी इलेक्ट्रॉन त्यागने से 8 हो जाते हैं। अष्टक अष्टक का नियम, ऑक्टेट रूल, इसलिए एक धनायन और एक ऋणायन बन जाता है। जैसे ये धनायन और ऋणायन बनते हैं, इन दोनों के मध्य आकर्षण बल लगता है। उस आकर्षण बल का नाम है आयनिक आकर्षण बल। इस प्रकार के आकर्षण बल जिन यौगिकों में पाए जाते हैं मित्रों, वो आयनिक यौगिक होते हैं। अब बात यह है कि सभी यौगिक या सभी परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागना और ग्रहण करने वाला काम नहीं करते हैं। उनमें से कुछ परमाणु ऐसे हैं जो आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, पार्टनरशिप करके अणु का निर्माण करते हैं, यानी अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्लोरीन के दो परमाणु ले लेंगे। इनके संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? ये 7वां इलेक्ट्रॉन। इस क्लोरीन के परमाणु में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। माना कि ये दोनों कांटेक्ट में या संपर्क में आए तो अब कोई सा भी इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता, ग्रहण करना तो दोनों ही चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों के संयोजी कोश में 7-7 इलेक्ट्रॉन है। इस स्थिति में ये आपस में पार्टनरशिप या साझेदारी करते हैं। तब इस वाले क्लोरीन के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और दूसरे वाले के संयोजी कोश में भी पार्टनरशिप की वजह से, साझेदारी की वजह से 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यह बनने वाला बॉन्ड मित्रों साझे से बना है। किससे बना है? सहयोग से बना है। इसलिए इस बंध को सह संयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सह संयोजक बंध। ध्यान दीजिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने और त्यागने से बनता, धनायन और ऋणायन बनाते, तो उनके मध्य वाला बंध आयनिक होता। यह साझे से बना, इसलिए सह संयोजक हो गया। अब एक अलग प्रकार का साझा है। मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सरलतम एक अणु का, जिसका नाम है अमोनिया। क्या नाम है मित्रों इसका? इसका नाम है अमोनिया। अमोनिया की संरचना आप लोग जानते होंगे। अमोनिया में यह आइएगा, नाइट्रोजन परमाणु है जिसके संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। इससे हाइड्रोजन के परमाणु इस तरह से आपस में एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और इस तरह से हाइड्रोजन अपना द्विक डबलेट पूरा कर लेते हैं। नाइट्रोजन के संयोजी कोश में 1 2 3 4 5 6 और नाइट्रोजन के संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं मित्रों। कितने? 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग जानते हैं, 1s2 2s2 p3। दूसरे कोश वाले ये 5 इलेक्ट्रॉन ये संयोजी कोश में कहलाते हैं, वैलेंस शेल में कहलाते हैं। अब नाइट्रोजन के पास एक ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा
जिसे लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, यह नॉन बॉन्डिंग अबंधित अनाबंधित स्थिति में रहता है। यदि इस अमोनिया अणु के पास में कोई प्रोटॉन या हाइड्रोजन धन आयन जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके संपर्क में आता है, तो ये नाइट्रोजन इसे अपने साथ बांधने के लिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन युग्म इस हाइड्रोजन प्रोटॉन को, हाइड्रोजन धन आयन को डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? दान कर देते हैं। और इस प्रकार अब इस नाइट्रोजन और इधर से आए इस हाइड्रोजन के धन आयन प्रोटॉन के मध्य एक बंध बन जाता है। यह बंध इलेक्ट्रॉनों के त्यागने से नहीं, इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने से नहीं, एक तरह का ये साझा है। ये इलेक्ट्रॉन भी साझेदारी से बनता है। लेकिन यहाँ क्लोरीन अणु की साझेदारी और यहाँ प्रोटॉन H+ और अमोनिया के नाइट्रोजन के बीच वाली साझेदारी में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? यहाँ साझेदारी में इलेक्ट्रॉन का योगदान दोनों परमाणुओं का 50-50% है। 50-50, ब्रिटानिया 50-50 है ना। लेकिन यहाँ इस नाइट्रोजन के लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर की प्रेजेंस से, इस प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन ना होने से इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल एक परमाणु द्वारा दिया जाता है और किसी प्रकार का आवेश उत्पन्न नहीं होता मित्रों। इसलिए इस बंध को सहसंयोजक तो है नहीं, आयनिक तो है नहीं, इसलिए हम इसे कहते हैं उपसह संयोजक बंध। क्या कह दिया मैंने? उपसह संयोजक बंध। आई होप आप समझ रहे हैं। उपसह संयोजक बंध यानी कि ऐसा बंध जिसमें साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों का युग्म या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम द्वारा, परमाणु द्वारा दिया जाता है, वह बंध उपसह संयोजक बंध कहलाता है। और यह अर्थ निकल गया, जिन यौगिकों में इस प्रकार के बंध पाए जाते हैं, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरे वाला जिसके पास कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो ग्रहण करता है, तो इनके बीच में जो आकर्षण है जिसके कारण वो जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वो अणु यौगिक लवण के रूप में रहते हैं, उसे उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं, उपसह संयोजक लवण कहते हैं। हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपकी तस्वीर समझने वाली क्लियर होनी चाहिए कि जिन यौगिकों में उपसह संयोजक प्रकृति का बंध होता है वो उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम यहां देखते हैं, हमारे पास एक नई तस्वीर, योगात्मक यौगिक, एडिशन कंपाउंड। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यदि हम कोई दो सरल लवण लें, क्या लें? सरल लवण। आप सारे मित्र ये जानते हैं कि अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। क्या कहा मैंने? अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। मैं आपकी सरलता, समझने की सरलता के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा जाना माना सरलतम क्षार है और इससे रिएक्शन के लिए, क्रिया के लिए हम सरलतम एक अम्ल लेते हैं HCl। ठीक है मित्रों, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH, क्योंकि क्षार जल में हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, अम्ल जल में H+ आयन देते हैं, ऐसा तो आप जानते ही हैं। ये दोनों तो मिलकर बन जाएंगे वो हमारा प्यारा सा जल का मॉलिक्यूल। और शेष हमारे पास बचा ये सोडियम धनावेश युक्त और क्लोरीन परमाणु ऋणावेश युक्त, यानी सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन। ये दोनों आपस में संयुक्त होकर के, मिलकर के, आकर्षित होकर के सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ये हमारा सरलतम लवण है, ये हमारा साधारण लवण है, ये हमारा नमक है। ये लवण लवण करते करते ये लूण हो गया है, क्लियर है ना? अब भ्रष्ट हो गया, अब भ्रंश हो गया। तो ये साधारण लवण हुआ जो एक अम्ल और एक क्षार की क्रिया से बना। इस प्रकार के हम साधारण लवणों को लें, उन्हें जल में घोल लें, सममोलर अनुपात में, मोल के अनुपात में, सरल अनुपात में घोलें और जलीय विलयन बनाकर उनको वाष्पित करें। क्या करें मित्रों? दोबारा सुन लें। साधारण लवणों को सममोलर या किसी निश्चित अनुपात में लेकर उन्हें जल में घोलकर और उस विलयन को गर्म करें, अंदर वाले जल को वाष्पित कर दें, तो हमारे पास दो प्रकार के यौगिक प्राप्त हो सकते हैं। और वो यौगिक होते हैं, एक का नाम
वो योगात्मक यौगिक हो सकते हैं, आणविक यौगिक, द्विक लवण या संकुल यौगिक या संकुल लवण। सुन रहे मित्रों, लवणों के संयोग से, लवणों के सममोलर अनुपात में जलीय विलयन में मिलने और उस विलयन का वाष्पीकरण करने से जो ठोस क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, उन ठोस क्रिस्टलों को अब हम क्या कहते हैं? डबल साल्ट द्विक लवण, आणविक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक, संकुल यौगिक या संकुल लवण कहते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, मैं एक उदाहरण के द्वारा इस बात को स्पष्ट करता हूं कि क्या होता है, कैसे होता है। माना कि हमारे पास एक सरल लवण है K2SO4, ध्यान दीजिएगा मित्रों, पोटेशियम सल्फेट। दूसरा हमारे पास सरल लवण है एल्यूमिनियम सल्फेट। इनको हम जल में घोल करके, किसमें? जल में घोल करके जल को वाष्पित कर देते हैं, तो हमें जल के उड़ जाने के बाद, वाष्प बन जाने के बाद हमें जो क्रिस्टल प्राप्त होता है ठोस, वो होता है ये वाला K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। ये हमारा पोटाश एलम है। क्या है डियर फ्रेंड्स? पोटाश एलम। ये फिटकड़ी है। क्या है? फिटकड़ी, जो पुराने जमाने में राजस्थान का जो राज्य पशु माना गया ऊंट, उस ऊंट को दिया जाता था लंबा यात्रा करवाने के लिए, लंबी यात्रा करवाने के लिए, या फिर सामान्य रूप से पैरों में कभी कभार दर्द होता है तो आयुर्वेद वाले ये सलाह देते हैं कि गुनगुना पानी फिटकड़ी का बनाकर उसे धोने से वो ठीक हो जाता है। खैर एनीवे, कोरोना में काम आया। अब ये पोटाश एलम या फिटकड़ी है। अब इस फिटकड़ी में पोटेशियम सल्फेट भी है, एल्यूमिनियम सल्फेट भी है और जल के अणु क्रिस्टलन जल के रूप में प्रेजेंट है। ऐसा मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। हम पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जल के अणु जल में विलयन बनाकर इसे गर्म करते हैं, वाष्पित करते हैं, तो हमारे पास KCl MgCl2.6H2O इस प्रकार का एक क्रिस्टलीय यौगिक प्राप्त होता है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4 जल में विलयन बनाकर इसे वाष्पित करते हैं। तो हमारे पास जैसा हमने मिलाया, वाष्पन के उपरांत भी उन्हीं सरल लवणों के संगठन वाला डबल साल्ट प्राप्त हो गया। अब भला ये कि डबल साल्ट क्यों है? बहुत सरल बात है, कई बच्चे जान गए, डबल यानी दो, डबल यानी टू। तो यहां पर मित्रों इस संकुल में, इस मिश्रण में, इस संगठन में एक तो पोटेशियम सल्फेट है, एक एल्यूमिनियम सल्फेट है। यहां पर इसमें एक पोटेशियम क्लोराइड, एक मैग्नीशियम क्लोराइड है। यहां पर एक आयरन सल्फेट है, एक अमोनियम सल्फेट है। हाँ मित्रों, एक बड़ी रोचक बात यहां निकल कर आई, जब हम इन लवणों को मिलाते हैं सममोलर अनुपात में, तो इन लवणों का ऋण आयन कॉमन होना, अटेंशन, क्या? इन लवणों का ऋण आयन है वो कॉमन होना चाहिए। यहां देखिएगा, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट सल्फेट वाले, क्लोराइड क्लोराइड वाले, सल्फेट सल्फेट वाले। ठीक बात है। इन्हें सममोलर अनुपात में बनाने मिलाने पर ये द्विक लवण बन जाते हैं। इन्हें आणविक यौगिक कहते हैं। क्यों कहते हैं मित्रों? क्योंकि अब जो हमने मिलाए वो अणु अपने मूल रूप में यहाँ प्रेजेंट है, मूल रूप में अपने उपस्थित है। इसका हमें सबूत या प्रमाण भी मिलता है यदि हम इनके, ये आपके फिटकरी है, ये आपका कार्नेलाइट है, ध्यान देना, ये परीक्षा में पूछा जाता है कार्नेलाइट, और ये आपका मोहर लवण है। 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम में इसका इस्तेमाल करते हैं, मोहर साल्ट, अराकसीस, अराकसीस ग्रीन वाइट्रियोल मोहर लवण। ठीक है ना? यदि हम इनके जलीय विलयन, क्या कह रहा हूं मैं, इनके किसी भी लवण के जलीय विलयन का एनालिसिस करें, क्या करें मित्रों? एनालिसिस। एनालिसिस से मेरा मतलब है रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में मूलकों के परीक्षण करें। सही समझे? किसका? रेडिकल का टेस्ट करें। प्रैक्टिकल के जो कार्यक्रम के दौरान सिखाए जाते हैं, तो ये वाला पोटेशियम धनायन का टेस्ट देगा, सल्फेट का
टेस्ट देगा, यानी सल्फेट इसमें उपस्थिति प्रूव हो जाएगी। एल्यूमिनियम 3+ का टेस्ट देगा, ये तो सल्फेट ही है। या पोटेशियम धन आयन, मैग्नीशियम धन आयन और क्लोराइड ऋण आयन, या आयरन फेरिक आयन या फेरस आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन का परीक्षण विलियन द्वारा दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत काम की बात है ये कि इन द्विक लवणों के आणविक यौगिकों के जलीय विलयन में अपने समस्त अवयवी आयनों के परीक्षण प्राप्त होते हैं, या ये अपने समस्त अवयवी आयनों में विघटित, वियोजित, आयनित हो जाते हैं और केमिकली इन्हें टेस्ट, प्रूव, सर्टिफाइड कर सकते हैं। अब आते हैं इस मैदान में, संकुल लवण या संकुल यौगिक क्या है। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिए, इन दोनों में अंतर भी समझेंगे, एग्जाम्पल भी समझेंगे। मैं अब ऐसा करूं, मैं एक सरल लवण लूं यहां से। ध्यान दीजिए मित्रों, मेरे पास कॉपर सल्फेट है और हमने एक अमोनिया ले ली। इन दोनों की क्रिया करवाते हैं। क्या करवाई? रिएक्शन करवाते हैं। ये एक लवण है, ये एक उदासीन अणु या यौगिक है। ये लवण तो नहीं है, मैं मानता हूं। तो ये आपस में यदि निश्चित अनुपात में क्रिया करें इनके अणु, तो इस प्रकार का एक यौगिक बन जाता है जिसमें अमोनिया के 4 अणु कॉपर धन आयन के साथ संयुक्त होकर इस प्रकार का एक यौगिक बनाते हैं। अब मैं ये भी समझाऊंगा आगे ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है मित्रों, इसी तरह से हम पोटेशियम साइनाइड और आयरन या फेरस साइनाइड, अब आपके बात जमनी चाहिए क्योंकि यह भी साइनाइड है, यह भी साइनाइड है, इसका मतलब इससे समानता है। ठीक है मित्रों, इन दोनों को मिलाकर जलीय विलयन बनाकर वाष्पित कर पुनः क्रिस्टलाइज करते हैं, क्रिस्टलीकृत करते हैं, तो हमारे पास ये प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हमारे पास इस प्रकार का एक यौगिक प्राप्त हुआ है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या सबूत, वो सारी बातें करूंगा मैं। ठीक है, ये 2 यौगिक हमारे पास इस तरह से प्राप्त हो गए। अब हम अगली बात करते हैं। इन दोनों यौगिकों के लिए मैं आपको अब यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। यदि इसके जलीय विलयन का, ये जो मैंने लिखा एक यौगिक जिसमें पोटेशियम बाहर है और बाकी वाले स्पीसीज को, आयरन परमाणु को, साइनाइड के आयनों को जो संख्या में 6 एक गुरु कोष्टक में, बिग ब्रैकेट में, एक आयताकार कोष्टक में, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया है। इन्हें जल में घुलें, इनका जलीय विलयन प्राप्त करें, तो इनके जलीय विलयन में पोटेशियम का परीक्षण प्रूव होता है और आगे न तो आयरन का टेस्ट प्राप्त होता है, न साइनाइड, नहीं सुन रहे, साइनाइड का टेस्ट आता है, बल्कि इसके स्थान पर ये जो मसाला है, ये जो झुंड है, ये जो जटिल आयन बन गया, हमारे लिए जटिल है क्योंकि इससे पहले तो जो आयन बने थे, पोटेशियम था, मैग्नीशियम था, एल्यूमिनियम था, सल्फेट था, वो तो पहले से जानते हैं, सरल सरल आयन थे, साधारण आयन थे। ठीक है ना, लेकिन अब ये एक बड़ा झुंड बन गया, इस पर इतना आवेश है। पोटेशियम धन आयन, ये तो सरल धन आयन है, लेकिन ये झुंड वाला आयन है जो हमारे लिए जटिल है, तो हम इसको जटिल आयन कह देते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? जटिल आयन। इसी तरह से ये हमारा जो यौगिक बना कॉपर सल्फेट और अमोनिया के संयोग से, यदि मित्रों इसका भी हम जलीय विलयन का डिटेक्शन करें, क्या करें, इसकी जांच करें, इसका परीक्षण करें प्रयोगशाला में, तो हमारे पास एक तो सल्फेट आयन का टेस्ट प्राप्त होगा। आप लोग जानते हो सल्फेट के जलीय विलयन में परखनली में लेकर के थोड़ा सा बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाएंगे तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप आ जाएगा, व्हाइट पीपीटी, सल्फेट प्रूव हो गया। लेकिन दूसरे वाला विलयन का दूसरा भाग है, या यह विलयन कॉपर आयनों का परीक्षण नहीं देता। मुन्ने, क्या कह रहा हूं? कॉपर आयनों का परीक्षण नहीं मिलता, अमोनिया की उपस्थिति या प्रूव नहीं होती, यानी जल में घुलने के बाद अमोनिया तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो अमोनियम आयन देना चाहिए, लेकिन देता नहीं, लाला ये नहीं देता। तो क्या है? तो ये इस रूप में हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये ऋणायन है तो इस पर इतना ही धनावेश होगा, ये धन आयन है। अब समझना ये है, ये जो बला है, ये जो एक तो धातु परमाणु है और एक उदासीन स्पीसीज या अमोनिया का अणु है, और इस केस में एक आयरन का परमाणु है
और साइनाइड आयन है, ये दोनों का संयुक्त रूप कॉम्प्लेक्स है हमारे लिए जटिल है, इसे संकुल आयन, जटिल आयन या कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये बात अब आपके पल्ले पड़ रही है, आपके समझ आ रही है। मैंने क्या किया, मैंने ये किया, यहाँ पर सरल अणुओं को साधारण लवणों को, सरल लवणों को या साधारण लवणों को सममोलर अनुपात में मिलाकर जलीय विलयन बनाकर उनका वाष्पीकरण किया। वाष्पन के उस उपरांत जो ठोस प्राप्त हुआ, उस ठोस को पुनः जल में घोला, वो अवयवी आयन टेस्ट द्वारा सर्टिफाइड हुए, प्रमाणित हुए। लेकिन यहां काम तो वही किया, साधारण लवण लिए, उनका जलीय विलयन बनाया, उसको वाष्पित किया और उसके बाद मिलाकर हिलाकर अच्छे से, यूं ही नहीं डाला वाष्पित कर दिया। अब देखा तो अब इन लवणों में पता नहीं कौन सी क्रिया हुई, पता नहीं क्या लेन देन हुई, पता नहीं क्या टंटा हुआ, झगड़ा हुआ, लफड़ा हुआ, डफा हुआ, ये आपस में इस तरह से रिएक्ट कर गए कि अब सरल ऋण आयन या सरल धनायन का परीक्षण तो आ रहा है, लेकिन बाकी वाला जो धातु परमाणु वाला आयन था, धातु आयन या फिर एक और था या ऋण आयन था, अमोनिया था, उसका टेस्ट आया ही नहीं। तो हमने ये मान लिया, वैज्ञानिकों ने मान लिया कि ये वाला ना हो सकता आपस में जुड़ करके कोई कॉम्प्लेक्स, कोई जटिल स्पीसीज संरचना बनाता है, जिसको कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। इसका नाम ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये है ही संकुल लवण, ये है ही संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। अब खासियत जो मुझे आपको समझानी थी वो ये है कि इनके जलीय विलयन से हम केवल या तो सल्फेट का टेस्ट कर सकते हैं या यहां पर हमारे पास पोटेशियम का टेस्ट आता है, लेकिन बाकी वाले जो धातु के धनायन थे, भाषमिक मूलक, उनका परीक्षण नहीं आया। गए कहा, वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाने में बिजी हो गए, व्यस्त हो गए, वह खत्म हो गए, वहां अटक गई, इसलिए वो आए नहीं। इसलिए इस प्रकार के यौगिकों को संकुल यौगिक कहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में अच्छे से आई है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चले आगे। अब हम चर्चा करते हैं पहले कि इन सरल लवणों से बने हुए यौगिकों, द्विक लवण और संकुल लवण में क्या अंतर है, इनमें डिफरेंस क्या क्या है। तो प्यारे मित्रों, हमारे पास यह टॉपिक है सरल लवण के प्रकार, लेकिन पहले हम अंतर जान लेते हैं। क्या जानते हैं? अंतर, डिफरेंस। किस में अंतर है? बोलो भाई, मन नहीं है क्या? द्विक लवण में और संकुल लवण में। मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं यहां, और उसके बाद हमारे वो समझने में बड़ी सहायता हो जाएगी। मैं सरल वाला एग्जाम्पल लिखूं आपके, ये वाला FeSO4, ये वाला इसलिए लिख रहा हूं कि ये हमारे 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम में है। तो पहले तो इसका सूत्र याद करना जरूरी है, बाद की बातें बाद में है। और इस तरफ मैं ये लिख देता हूं टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। ठीक है मित्रों, अब ध्यान देना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जरूरी भी है। क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि ये अपने समस्त अवयवी आयनों का परीक्षण देते हैं। समस्त संघटक या अवयवी आयनों का परीक्षण देते हैं, और ये वाले समस्त अवयवी आयनों का परीक्षण नहीं देते। क्या बोला मैं? समस्त अवयवी आयनों का परीक्षण नहीं देते, और परीक्षण नहीं देते। क्लियर हो गया? ये बात हमने पहले भी कही थी और शायद मैं 5वीं बार बोल रहा हूं कि ये जो द्विक लवण है, आणविक यौगिक है, ये सरल लवणों का परीक्षण देते हैं। सभी सरल लवण, सभी सरल आयन, यानी ये आयरन सल्फेट या 2+ भी हो सकता है, अमोनियम और सल्फेट, सभी का टेस्ट मिलेगा। यहां पर कॉपर का नहीं, अमोनिया का नहीं, केवल सल्फेट का परीक्षण होगा। तो ये अवयवी आयनों का परीक्षण नहीं देते, नहीं देते, और वो देते हैं। दूसरी बात बड़ी सिंपल है, इनके मध्य जो बंध है, बॉन्ड है, उस बॉन्ड का प्रकार है आयनिक। कैसा?
ये जब सरल आयनों से बने हुए हैं तो इनमें किस प्रकार का बंध है मित्रों? आयनिक बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, ये सल्फेट आयन है और ये आपका संकुल धन आयन है, तो इन दोनों के बीच में तो आयनिक आकर्षण है, लेकिन अब इस कॉपर और अमोनिया के बीच में है ना, नहीं है। क्या? आयनिक बंध नहीं है, सहसंयोजक बंध है। यानी इनके बीच में जो जो बंध की प्रकृति है वो आपकी आयनिक भी है और प्लस आपके सहसंयोजक, या मैं सीधा लिख दूं, सीधा आपको पसंद हो तो उपसह संयोजक बंध भी है। ये अंतर हो गया। ये क्या हो गया? अंतर हो गया। ठीक बात है। अगली बात करते हैं। और इनमें क्या अंतर हो सकता है? इनमें जो धनायन है वो धन आयन है, या मैं कह दूं जो धातु आयन है वो अपनी सरल संयोजकता यानी आयनिक संयोजकता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? क्या बोलूं मैं? आयनिक संयोजकता। इसको थोड़ी देर बाद हम प्राथमिक संयोजकता कहते हैं, वो वाली दर्शाते हैं। लेकिन इसमें आयनिक भी और कोऑर्डिनेट भी, द्वितीयक संयोजकता या उपसह संयोजकता भी दर्शाते हैं। ठीक है मित्रों, बात समझ रहे हैं मेरी? तीसरी बात, ये वाले जो कौन से वाले द्विक लवण, ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। ये वाले, ये ठोस अवस्था के साथ साथ जलीय विलयन में भी, ये काम की बात है रे, मक्खन माल है ये, जलीय विलयन में भी स्थायी होते हैं। क्या बोला मैं? ध्यान देना, ये द्विक लवण डबल साल्ट आणविक यौगिक केवल ठोस अवस्था में स्टेबल होते हैं, पानी में घुलते ही गड़बड़, अब ये आयनों में आयनित वियोजित विघटित अपघटित हो जाते हैं। लेकिन ये वाले ठोस अवस्था के साथ साथ जलीय विलयन में भी स्टेबल होते, क्या होते हैं मित्रों? स्टेबल होते हैं, यानी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं जलीय विलयन में। कौन? तो बड़े मियाँ उपसह संयोजक यौगिक। ठीक बात है ना? अगली बात, इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण, इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अंतर होता है। क्या होता है? भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर, जबकि इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर नहीं होता। ठीक बात है ना? अब आप ये समझेंगे सर ये भौतिक और रासायनिक गुण किस किस प्रकार से हो गए? भौतिक और रासायनिक गुण किस प्रकार से हो गए? ठीक है ना? ध्यान देने का बहुत अच्छी बात है। मैं ये बोल रहा हूं, ये इनके भौतिक गुण और इनके रासायनिक गुण, ये इसका भौतिक गुण फेरस सल्फेट, जब हमने मिलाया था FeSO4 और अमोनियम सल्फेट, ठीक है, जलीय विलयन में, तो अब यहाँ फेरस सल्फेट का गुण और अब यहाँ फेरस सल्फेट का गुण कोई अंतर नहीं। लेकिन यहां पर जब मिलाया था कॉपर, मित्रों ध्यान देने का, कॉपर सल्फेट मिलाया था तो यह कॉपर सल्फेट का विलयन था, और अमोनिया मिलाया तो अमोनिया का गुण था। अब इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण में यहां होता है डिफरेंस, अंतर होता है, और यहां पर अंतर नहीं था। ये काम की बात, ये दोनों काम की बात है। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये लो। हाँ भाई, ले लिया ना? आगे बढ़ते हैं।
मैं पीछे कैमरे गया, ये सही सेट है कि ना। थोड़ा पीछे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये अंतर हो गया। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है कि द्विक लवणों में और संकुल लवणों में क्या अंतर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप चाहे तो मैं इसको मिटा दूं, क्योंकि हमारे पास यहाँ टॉपिक लिखा है संकुल लवण के प्रकार। इसको थोड़ा आपको समझाना चाह रहा हूं। ये वाला मिटा देता हूं, सारा नहीं मिटा रहा हूं, आपके किसी बाकी रहेगा तो वो वाला कर ले। में ये वाला मिटाया मैंने। संकुल लवण के प्रकार मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। संकुल लवण के प्रकार। डियर फ्रेंड्स, आइए इधर। अभी मैंने जो संकुल लवण लिखे थे उन दोनों को मैं वापस लिख दे रहा हूं। एक मैंने लिखा था ये टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। मैं इनके आईयूपीसी नाम नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना, साधारण नाम बोल रहा हूं। और एक मैंने लिखा था एक हेक्सासाइनो फेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। ये दो मैंने लिख दिए। अभी मैं आपको यह सिखाना वाला हूं कि संकुल लवण तीन प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के मित्रों? तीन प्रकार के। एक प्रकार तो ये रहा। एक प्रकार में आप क्या देख रहे हैं, ये जटिल आयन है और ये सरल आयन है। मैं यूं लिख दूं, संकुल धन आयन प्लस सरल ऋण आयन वाले संकुल यौगिक। दूसरा मैं ये लिख दूं, इसमें आप देख रहे हैं इसका जब आयनन कराएंगे तो पोटेशियम आयन अलग होगा, पोटेशियम धन आयन, और ये जो कॉम्प्लेक्स है या ये जो जटिल स्पीसीज है ये हो जाएगी अलग, ठीक है ना। ये हो गया सरल धन आयन। मैं यहां लिख लूं, इसमें सरल धन आयन प्लस संकुल ऋण आयन वाले यौगिक। समझ रहे हैं? तीसरा प्रकार अब मुझे समझाना है तो पहले मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, है ना। ये लिख दिया मैंने एक एग्जाम्पल, आपके समझने के लिए बढ़िया रहे इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। और ये लो तैयार आपके सामने। देखिए मित्रों, अब आप यहां देख रहे हैं कि ये गुरु कोष्ठक में अलग स्पीसीज है और ये गुरु कोष्ठ से आबद्ध गिरी हुई एक अलग स्पीसीज है। तो ये अपने आप में एक संकुल धनायन है। क्या बोला मैं? संकुल धनायन। और ये अपने आप में एक संकुल ऋणायन है। यानी संकुल धनायन संकुल ही ऋणायन। यह हमने क्या देखा, एक संकुल धनायन और सरल ऋणायन, सरल धनायन संकुल ऋणायन। और यहां हम तीसरा प्रकार अब लिखे जा रहे हैं, संकुल धनायन और संकुल ऋणायन। यानी दोनों ही आयन कॉम्प्लेक्स है, दोनों ही आयन कॉम्प्लेक्स है। ऐसे यौगिक भी हमारे पास संकुल यौगिकों के रूप में, संकुल लवणों के रूप में होते हैं। आई होप बहुत इजी है कि हमारा संकुल आयन है या हमारा जो संकुल लवण है उपसह संयोजक यौगिक है वो तीन प्रकार का हो सकता है। किस आधार पर? आयनों की प्रकृति के आधार पर। संकुल धनायन हो और सरल ऋणायन हो, सरल धनायन हो संकुल ऋणायन वाला हो। और तीसरा प्रकार हमारा है धनायन भी संकुल हो और ऋणायन भी संकुल हो, ठीक है ना। इस प्रकार से संकुल लवण सामान्य अर्थ में तीन प्रकार के हो सकते हैं। चलूं आगे। दोस्तों, उपसह संयोजक यौगिकों का अध्ययन किया था अल्फ्रेड वर्नर ने 1898 में। स्विस केमिस्ट था और इसने उपसह संयोजक यौगिकों के लिए सबसे पहला कंसेप्ट दिया, थ्योरी दी, प्रिंसिपल दिया, सिद्धांत दिया। इसके लिए उसको बदले में मिला क्या? बहुत ज्यादा मिला, नोबेल प्राइज। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला वर्नर से, अल्फ्रेड वर्नर को 1898 में अपने किए गए काम उपसह संयोजक यौगिकों में बंध की प्रकृति या उपसह संयोजक यौगिकों के गुण समझाने के लिए। ठीक है ना? तैयार है आप? अब मैं बात करता हूं, मैं बात यह करता हूं कि वर्नर सिद्धांत में उपसह संयोजक यौगिकों के, हाँ किसकी, गुणों की व्याख्या उनकी संरचना के आधार पर पहली बार वर्नर ने की। ध्यान देने का,
आपके पास देने को ध्यान ही है, और क्या दोगे? ध्यान दे दो, ध्यान ध्यान में सारा ध्यान आपका केंद्रित हो जाएगा, तो भगवान आप पर ध्यान दे देगा, और भगवान ने यदि आप पर ध्यान दे दिया तो आपका कल्याण भी हो जाएगा। आइए मित्रों, तो वर्नर ने उपसह संयोजक यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए संरचना को आधार बनाया। इसको, स्ट्रक्चर को, कि संरचना, उनकी बनावट कैसी होती है। उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या थे, उनसे मैं आपको रूबरू करवाता हूं। वर्नर सिद्धांत के मुख्य बिंदु एग्जाम में तो आते ही है, पूछे जाते ही है। बहुत सिंपल सी इसने बातें बताई। पहली और जो महत्वपूर्ण बात है, इंपोर्टेंट बात है, वो ये इन्होंने कहा, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, हमने जो K4FeCN का होल 6 यौगिक देखा, या फिर मैंने CuNH3 का होल 4SO4 लिखा, या लिख देता हूं, या लिख देता हूं CuNH4 सॉरी NH3 का होल 4 ग्रेटर कोष्टक से क्लोज्ड एंड देन SO4, ठीक है। या दूसरे वाला लिखे देता हूं। अब जो बच्चे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, मेरे मित्र, वो ये समझ रहे हैं ये क्या है, ये सरल धनायन है और ये सरल ऋणायन है, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, संकुल लवण है। मैं ये कह रहा हूं, या वर्नर ने ये कहा कि यहाँ पर ये धातु का परमाणु है, कॉपर तांबा है, कॉपर तांबा है ना, और तांबा धातु है, तांबा भाई, और धातुओं को नहीं जानते, लेकिन सोना लोहा चांदा चांदी तांबा इतने को जानते हो ना, चांदा नहीं चांदी, और ये लोहा है, ये धातुएं हैं, और ये इस कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? इस बड़े वाले कोष्टक के अंदर उपस्थित है, और इन 6 जनों से, इन 4 जनों से ये बंधित हैं, आबंधित है, बॉन्डेड है। तो उन्होंने ये कहा कि धातु 2 प्रकार की संयोजकता दर्शाती है। इन यौगिकों में, संकुल लवणों में धातु क्या रखती है? 2 प्रकार की संयोजकता। अरे बाबा, अभी तो हम संयोजकता की बात कर रहे थे, तो आयनिक संयोजकता या सह संयोजकता तक सीमित थे। आयनिक यौगिकों में आयनिक संयोजकता, और सहजेदारी से बनने वाले बंध में, उन यौगिकों में सह संयोजक यौगिकों में सह संयोजकता या संयोजकता नाम दे दें। लेकिन वर्नर महोदय ने कहा कि धातु 2 प्रकार की संयोजकता दर्शाती है। धातु कितने प्रकार की संयोजकता? 2। आइए मित्रों के नाम। एक संयोजकता को वर्नर महोदय ने नाम दिया था प्राथमिक संयोजकता। क्या नाम दिया? प्राथमिक संयोजकता ने। और दूसरी का नाम दिया द्वितीयक संयोजक। क्या नाम दिया? द्वितीयक संयोजकता। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या दोनों संयोजकताएं दर्शाना जरूरी है? ना, कोई दर्शाना जरूरी नहीं है। मेरा मतलब यह है कि कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में कॉपर या आयरन के लिए अपने साथ जुड़े हुए अमोनिया या साइनाइड के साथ में जुड़कर आयनिक बंध बनाना और उपसह संयोजक बंध बनाना, दोनों प्रकार के बंध बनाना कतई जरूरी नहीं है, उनकी मजबूरी नहीं है, लेकिन वो अपने सहूलियत के लिए, अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए ऐसा कर सकती है, उनकी मर्जी पर है, उनकी मर्जी पर है। यानी मैं ये भी बात आपको यहाँ याद दिलाऊं, ठीक रहेगा, यदि हम सरल लवणों को पानी में घोलकर मिलाएं तो द्विक लवण बनेगा ही, लेकिन संकुल लवण बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ वो वाली बात फिर कह रहा हूं, यहाँ धातु परमाणु या धातु आयन का दोनों प्रकार की संयोजकता दर्शाना कोई आवश्यक नहीं है। दर्शा भी सकती है, नहीं भी दर्शाती। ठीक, बात करते हैं प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता को वर्नर महोदय ने नाम दिया था आयनिक संयोजकता। क्या? आयनिक संयोजकता। और द्वितीयक संयोजकता को वर्नर महोदय ने नाम दिया था उपसह संयोजकता। क्या नाम दिया? उपसह संयोजकता। अब तो आपके मात में समझ में आने में तो कोई फर्क नहीं रहा होगा। मैं एक सरल एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक यौगिक है COCl3.6NH3। ये एक सरल लवण है और ये अमोनिया अणु है। ये आपस में क्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये कैसे यौगिक बना सकते हैं? ठीक है, मैं अब यहाँ आपको वो यौगिक बनाता हूं। तो मैं जानता हूं CO, थोड़ा गलत हो गया लिखने में, और गलत कुछ भी नहीं हुआ है। CONH3 का होल, आपकी मर्जी, आप 4 करो, 5 करो, 6 करो, मैं 6 लिख देता हूं।
और ये Cl3। ये Cl3 इसलिए है भैया क्योंकि कोबाल्ट पर 3 धनावेश है और इस 3 धनावेश को उदासीन करने के लिए हमारे पास क्लोरीन के 3 आयन चाहिए, तो यह 3 Cl माइनस होंगे, लेकिन ये संयोजकता यहाँ लिखी जाएगी इसलिए Cl3। और ये जो है ना अमोनिया का अणु, ये इसके साथ आयनिक बंध नहीं बनाता है, इसलिए यह पार्टिसिपेट धनायन या ऋणायन को उदासीन करने में नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात कर लेता हूं मैं इसी का दूसरा उदाहरण लिखता हूं। CO, यहाँ अमोनिया के 4 अणु हैं, Cl के 2 है और ये Cl का तीसरा है। अब मैं आपको वर्नर सिद्धांत के मार्ग पर समझाऊंगा। वर्नर महोदय ने यह कहा कि यहां पर तो कोबाल्ट इस यौगिक में सेंटर में रहेगा और उसके साथ अमोनिया, कौन भैया, अमोनिया, कौन है, अमोनिया, इस तरह से बंध बनाएंगे, इस तरह से, इस तरह से। हो गया ना। यहां ध्यान देने का, ये नाइट्रोजन ही कोबाल्ट के साथ बंध बना रहा है, इसलिए नाइट्रोजन को इस रेखा के सामने, बंध के सामने रखना है। ठीक है ना। अब रही बात क्लोराइड, जो कोबाल्ट के इस धनावेश को उदासीन कर रहा है, तो इसके लिए, तो इसके लिए अब मैं इस पेन से आपको लिख के समझाता हूं। ये क्लोराइड ऐसे, ये क्लोराइड ऐसे और ये क्लोराइड ऐसे। ऐसे क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्लोराइड है वो कोबाल्ट के धनावेश को उदासीन करने के लिए आयनिक बंध बनाता है, बनाना जरूरी है। यहां पर ये जो डोटेड लाइन द्वारा बंध दिख रहा है या संयोजकता दिख रही है, वो प्राथमिक संयोजकता है, वो आयनिक संयोजकता है। और ठोस लाइन के द्वारा, इस डैश के द्वारा जो संयोजकता दिख रही है, वो वाली, ये वाली है द्वितीयक संयोजकता या उपसह संयोजकता। या मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। ये कोबाल्ट धनायन आपके सेंटर में और इसके साथ जुड़ रहे हैं आपके अमोनिया जी। कौन कौन जुड़ रहे हैं? अमोनिया जी। ये अमोनिया जी, अमोनिया जी हमारे पास 4 है। ये एक हो गया, ये दूसरा अमोनिया हो गया, ये तीसरा अमोनिया हो गया और ये चौथा अमोनिया हो गया। अब हमारे पास बचे हुए कौन है? क्लोराइड। कौन बचे हुए? क्लोराइड। ये क्लोराइड हमने जोड़, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब ये वाला जो संरचना है, एक कोबाल्ट और 6 अमोनिया, इसको हमें बड़े कोष्टक में बंद करना जरूरी होता है। ये इस उपसह संयोजक केमिस्ट्री का, रसायन का प्रिंसिपल है। इसको हम एक बड़े कोष्टक में बंद कर देते हैं। या बड़े कोष्टक में बंद करने के बाद इस पर, किस पर? इस स्पीसीज पर, यानी अमोनिया भी, क्लोराइड भी और कोबाल्ट धनायन भी, कोई आवेश शेष नहीं बचता है। ठीक भैया, यहां पर कोबाल्ट पर 3 धनावेश है, अमोनिया पर तो कोई आवेश है नहीं और क्लोराइडों पर एक और एक 2 ऋणावेश हो गए। एक धन आवेश अभी भी बच गया, न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, तो हम यहां लिख देंगे तो ये आयन होगा और पास में Cl लिख देंगे तो ये उससे सेटिस्फाई या संतुष्ट या उदासीन हो जाएगा। अब यहां एक बात देख रहे हैं क्या? यहां तो आप यूं देख रहे हैं, यहां कोबाल्ट के साथ 6 सह संयोजक बंध बने हुए हैं। कितने? 6 लाइनें खींची हुई है, 6 सह संयोजक बंध बने हुए हैं या उपसह संयोजक बंध बने हुए हैं और 3 आयनिक आकर्षण है। स्तर वैद्युत आकर्षण बल है, ठीक है ना, जो चारों ओर से समान रूप से आकर्षित होते हैं। कोई दिशात्मक बॉन्ड नहीं है, बंध नहीं। यानी अमोनिया अणु ने कोबाल्ट के खाली कक्षों में इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके बंध बनाया, वो वाला उपसह संयोजक या सह संयोजक बंध ठोस लाइनों के द्वारा है। क्लोराइड ने अभी तक तो कोई किया नहीं, लेकिन अब मैं आपको दोबारा क्या इसी में जो मसाला है वो समझा रहा, वो ये है कि ये क्लोराइड है ना, ये 2 व्यवहार करेगा भैया। क्या करेगा? डबल टाइप बिहेव करेगा। ये क्लोराइड कोबाल्ट की आयनिक संयोजकता को भी सेटिस्फाई करेगा और ये क्लोरीन का परमाणु है, अपने पास जो लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब कईयों के मन में यार होगा, लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से लाए सर? यहां से, मैं कहीं से नहीं लाया। देखिए, क्लोरीन के संयोजी कोश में ये 8 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस वाला है और का लिया, मान लिया वो उस कोबाल्ट की संयोजकता को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये जो लॉन पेयर पड़े हैं ना, ये इसके काम के नहीं है।
इसके काम के नहीं है, इसको नॉन इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये वाले कोबाल्ट के खाली रिक्त डी कक्षकों में डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसह संयोजक बंध यानी एहसान बनाने वाला बंध बना सकता है। तो हमने ये बात करी कि वर्नर महोदय ने सह से उपसह संयोजक यौगिकों में जो पहली बात बताई अपने सिद्धांत में वो थी कि धातु दो प्रकार की संयोजकता रखती है, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता को आयनिक संयोजकता कहते हैं और इसे डॉटेड लाइन के द्वारा लिखते हैं। उपसह संयोजकता जो उपसह संयोजक बंध द्वारा संतुष्ट होती है और ठोस लाइन द्वारा दर्शाई जाती है। हाँ, ये बात खास है कि ऋणायन ऋण आयन धातु आयन के साथ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ सेंट्रल मेटल आयन मेटल एटम के साथ में आयनिक और सहसंयोजक प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकता दर्शा सकता है। एक बात और है भैया, या ये जो हमने कॉम्प्लेक्स लिखा है ना, ये निश्चित ज्यामिति वाला है या निश्चित ज्यामिति वाला है। आप में से कोई इसका नाम बता सकता है क्या? इसकी ज्यामिति कैसी है? इसमें ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, अष्टफलकी, अष्टफलकीय। कैसी ज्यामिति है? अष्टफलकी। यानी आपके दिमाग में ये घुसना चाहिए कि इन उपसह संयोजक यौगिकों की ज्यामिति भी महत्वपूर्ण निश्चित होती है। ठीक है, तो हम क्या सीखे? वर्नर का सिद्धांत। क्या सीखे? वर्नर का सिद्धांत। क्या? प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, आयनिक संयोजकता, उपसह संयोजकता। आयनिक संयोजकता आयनों के द्वारा संतुष्ट होती है और द्वितीयक संयोजकता आयनों, ऋणायनों अथवा उदासीन अणु द्वारा भी संतुष्ट होती है। यहाँ आयनिक बंध होता है, यहाँ उपसह संयोजक संयोजक या सह संयोजक या उपसह संयोजक बंध। आपको एक नाम याद रखना, उपसह संयोजक बंध पाया जाता है। ठीक बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये कहूं यदि ये वाला बंध टूट जाए, ये वाला बंध टूटे, इससे आयन उत्पन्न होंगे, लेकिन ये वाला बंध टूटे तो आयन उत्पन्न नहीं होंगे। इस बंध के उपसह संयोजक बंध के टूटने से आयन उत्पन्न नहीं होंगे। हाँ, ये डबल नेचर वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर आयन उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन जलीय विलयन में ये वाले बंध टूटते नहीं है। इस बड़े कोष्टक में जो जो बंध है जलीय विलयन में कतई नहीं टूटते, कहीं नहीं टूटते हैं। ये जो बाहर वाला इसके साथ वाला जो इसका बंध है या इसकी जो शर्त है वो आकर्षण है, वो टूट जाएगा। ठीक है ना। अगली बात, इससे कितने, दूसरी बात बोल रहा हूं मैं दूसरी बात बोल रहा हूं वर्नर के सिद्धांत की, कि धातु के साथ जुड़ने वाले इन अणुओं नॉन इलेक्ट्रॉन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा जुड़ने वाले ऋणायनों अणुओं की संख्या निश्चित होती। क्या बोला मैं ये बोला मित्रों कि धातु के साथ जुड़ने वाले ऋणायनों या अणुओं की संख्या जो उपसह संयोजक बंध बनाते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है। दोबारा बोलूं, धातु आयन के साथ उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ने वाले स्पीशीज की संख्या, ऋणायन या अणु की संख्या निश्चित होती है। दो बात। तीसरी बात, और ये निश्चित संख्या में जुड़ने वाले ऋणायन या उदासीन अणु जो धातु के खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, ये निश्चित ज्यामिति में बने रहते हैं, निश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं। इसके लिए वर्नर सिद्धांत दिया गया, ये बात इसकी थी। ठीक है ना। दूसरा, जो धातु के साथ द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़ते हैं उनको बड़े कोष्टक के अंदर क्लोज करते। क्या बोल रहा हूं मैं? जो धातु के साथ उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं, यहाँ क्लोराइड भी है मित्रों, या अमोनिया भी है, अमोनिया का अणु, ये दोनों ही उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। इसलिए उपसह संयोजक बंध बनाने वाली स्पीशीज को बड़े कोष्टक में क्लोज करते ये काम कह रहे है ना। तो कितनी बातें हो गई? बातें चार हुई। नंबर एक, धातु दो प्रकार की संयोजकता। नंबर दो, वो नंबर क्या? वो नंबर ये हुआ कि निश्चित संख्या में ऋणायन या उदासीन अणु जुड़ते हैं। नंबर तीन, उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ने वाले अणु और धातु से या आयन अथवा धातु से एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण होता है। और नंबर तीन, धातु आयन के साथ जुड़ने वाले ये ऋणायन अथवा उदासीन अणु बड़े कोष्टक के अंदर क्लोज सामूहिक रूप से आबद्ध लिखे जाते हैं। ये वर्नर का सिद्धांत है। ठीक है, आपको यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं।
ले लिया ना। मैं यहाँ ये उम्मीद करता हूँ कि आपके ये बात यहाँ क्लियर हो गई कि यहाँ कितने ऋण आयन जुड़ेंगे। आयनिक प्राथमिक संयोजकता ये धातु के ऑक्सीकरण अवस्था पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर कितने जुड़ेंगे ये धातु के कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता है। समन्वयी संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था तो ये है धातु पर धन आवेश की मात्रा, धन आवेशों की संख्या, और कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वयी संख्या का मतलब ये है कि धातु के पास कितने खाली कक्षक है। ठीक है ना। तो वो 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, या तो चतुष्फलकी या अष्टफलकी ज्यामिति वाले संकुल बनाते हैं। ये वर्नर का सिद्धांत। इसमें कुछ कमियां भी थी, वर्नर के सिद्धांत में कुछ कमियां भी रह गई। वो क्या कमियां थी? कमी नंबर 1, वर्नर महोदय इन उपसह संयोजक यौगिकों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या और रंगों की व्याख्या नहीं कर सकते। समझे मेरी बात? समान तुलानुपाती सूत्र वाले उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान है, तुलानुपाती सूत्र समान है, संरचना में अंतर था, ये मैं अनुभव से कह रहा हूं आपको, बात के आगे वाला पार्ट है। वर्नर महोदय ने यह कहा कि इनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं की, इनके रंग की व्याख्या नहीं कर सके। ठीक है ना। ये दो बड़ी कमियां रही, वर्नर के सिद्धांत की दो बड़ी कमियां रही। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपकी बात समझ में आ गई। वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्नर महोदय ने कहा कि कोबाल्ट क्लोराइड के साथ अमोनिया के अणुओं की क्रिया करवाते। ये लो, कोबाल्ट क्लोराइड के साथ अमोनिया अणुओं की क्रिया करवाई, और उस क्रिया से क्या परिणाम मिला, वो बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अब आपके डियर फ्रेंड्स ये समझ में आने वाला है कि वास्तव में सरल लवणों को सममोलर अनुपात में मिलाने से उपसह संयोजक यौगिक बन जाते हैं। बन कैसे बनते हैं, आइए मेरे साथ। हमने क्या किया, हमने एक 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 एक, ये क्या एक 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 मोल, एक मोल COCl3 ले ली, फिर एक मोल COCl3 ले ली, फिर एक मोल Cl3 ले ली, एक मोल CO। ये वर्नर महोदय ने लिया था, हमने तो क्या लिया, हम तो इसको पढ़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। ठीक है ना। ये ले लिया, और इसके साथ क्रिया किसकी करवाई, इसके साथ अमोनिया की क्रिया, इसकी अमोनिया, या अमोनिया के 6 अणु, या अमोनिया के 5 अणु, या अमोनिया के 4 अणु, और या अमोनिया के फिर 4 अणु। बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है ना। हमने लिया कोबाल्ट क्लोराइड और इसके साथ अमोनिया की करवा दी क्रिया। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब क्रिया से हुआ क्या, क्रिया से यौगिक बना। क्रिया से क्या बना, क्रिया से क्या बनेगा, संकुल यौगिक। क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा बना, वो तो मैं यहां लिख दूं, या लिखने से पहले बात करता हूं। हमने यहां क्या किया, इसमें AgNO3 का विलयन मिलाया। क्या किया, AgNO3 का विलयन आया, वर्नर ने मिलाया हो। इसमें AgNO3 का विलयन मिलाया है, तो कोबाल्ट क्लोराइड में क्लोराइड आयन उपस्थित है, और AgNO3 का जलीय विलयन मिलाएंगे तो Ag प्लस आयन के साथ क्लोराइड आयन रिएक्ट होंगे, तो वो क्या बना लेंगे, AgCl। क्या बना लेंगे, AgCl। विद्युत चालकता वाले प्रयोग से सहारा लेते हुए या प्रेसिपिटेट होने वाले, अवक्षेपित होने वाले AgCl का श्वेत अवक्षेप आया, अणुओं की संख्या ज्ञात कर ली। कैसे ज्ञात की, चालकता प्रयोग से। कैसे ज्ञात करी, चालकता प्रयोग से। या तो AgCl कितने मिले, या मिले 3 मोल वर्नर महोदय को, या मिले 2 मोल, या मिला 1 मोल, और या मिला 1 मोल। ठीक है ना। अब ये वाला मामला देखेंगे ना, या 1 मोल या भी 1 मोल, दोनों बराबर है, फिर 2 बार ये क्यों लिख रहे हैं, बात समझाऊंगा मैं आपको। मैं आपको बातड़ी समझा, घबराइएगा नहीं। ठीक है ना। अब हमने क्या किया,
चालकता मापी। क्या मापी रे मित्रों? चालकता। आप लोग जानते हो एक संयोजकता वाला एक धनायन, एक संयोजकता वाले धनायन या एक संयोजकता वाले ऋण आयन को ले जाने के लिए 1 मोल आवेश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ जो धनायन की वजह से और ऋण आयन की वजह से विद्युत चालकता का मान प्राप्त हुआ वो बड़ा रोमांटिक था। 1:3, 1:2, 1:1, 1:1। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि यहां पर ये जो मैंने इधर एक एक लिखा है ना मित्रों, ये धनावेश की वजह धन आयन की वजह से, धन आयन की वजह से, और इधर ये जो चालकता का मान प्राप्त हो रहा है वो ऋण आयन की वजह से। क्लियर है? अब ध्यान देने, ये धन आयन की वजह से एक एक और ये ऋण आयन की वजह से। अब मेरा ये मकसद है कि ये जो धन आयन है हम कॉम्प्लेक्स धन आयन कह लेते, और ये जो आगे 2 3 एक एक हैं वो ऋण आयन हो जाएंगे। तो मैं ये लिख देता हूं यहाँ जो वर्नर महोदय को कॉम्प्लेक्स मिला इसको वापस गुलाबी किए देता। जो मिला वो था कोबाल्ट, ये वाला। यहां पर जो मिला था आप में से कोई बता सकता है कि यहाँ अमोनिया के कितने अणु हो, है ना, और वहां कितने हो? किसी ने सोचा होगा? नहीं सोचा तो कोई बात नहीं। यहां पर फिर कई लोग तो बोर हो रहे होंगे या मतीरे हो रहे हैं, टमाटर ककड़ी भी हो रहे हैं ना। अब ध्यान देना, अब समझने की बात है। 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड, 1 मोल 1 मोल 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के ये वाले अणु क्रिया करते हैं, जिससे विलयन में AgNO3 की क्रिया करवाने पर या 3 मोल या 2 मोल या 1 मोल या 1 मोल क्या AgCl 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 अवक्षेपित हुआ। जब चालकता ज्ञात करी तो 1:3। मित्रों ध्यान देने का, या एक चालकता इस धन आयन की वजह से प्राप्त हुई जो कॉम्प्लेक्स धन आयन है। क्या है? जो कॉम्प्लेक्स धन आयन। और ये जो संयोजकता 3 है वो 3 ऋण आयन, यानी ये Cl3 लिखा हुआ है ना, मूल रूप में ये Cl इस तरह से, या और इजी करूं ये Cl माइनस है, Cl माइनस है, Cl माइनस है। ठीक है ना? तो ये एक धन आयन कैथोड की तरफ गया, 3 ऋण आयन एनोड की तरफ गए। सुन रहे हैं मेरी बात? इससे चालकता के मान आयनों की संख्या के अनुपात में लिखे। यहां पर ये कॉम्प्लेक्स धन आयन और Cl2 यानी ऋण आयन कितने होंगे? ठीक है, अगली बात, यहां पर ये एक कॉम्प्लेक्स धन आयन मिला और ये एक कॉम्प्लेक्स ऋण आयन, यहां पर भी एक कॉम्प्लेक्स धन आयन और एक कॉम्प्लेक्स ऋण आयन। मित्रों बात इतनी नहीं हुई, बात ये भी हुई, यहां हमें जो यौगिक प्राप्त हुआ ना, यहां पर हमें जो यौगिक प्राप्त हुआ इसका तो रंग था, इसका तो रंग था पीला, ठीक है ना, और दूसरे वाले का रंग था, इसका लिख देता हूं मस्करी कर, हरा, और तीसरे वाले का रंग था बैंगनी। अब मेरे को ये बैंगनी दिख रहा है, और एक और था उसका रंग था नील लोहित। तो नील लोहित का मेरे पास मसाला नहीं, मैं इससे लिख देता हूं, ये है नील लोहित। ठीक है, ये आपके समझने के लिए, आपके समझने के लिए। यहां समझने की बात ये है, एक बात तो ये कि कोबाल्ट क्लोराइड CuCl3 एक अणु, अमोनिया के भिन्न भिन्न अणु इसके साथ क्रिया करते हैं, तो अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग संख्या में जुड़ने से, अलग अलग क्लोराइडों के जुड़ने से जो यौगिक बनता है, उस यौगिक का सबूत पहला अवक्षेप के रूप में प्राप्त सिल्वर क्लोराइड के अलग अलग मोल, एक सबूत। चालकता से दूसरा सबूत
धन आयन के कारण चालकता का मान एक एक, यानी कॉम्प्लेक्स आयन तो एक ही बनता है, लेकिन साधारण ऋण आयन है वो संख्या में अलग अलग है। वो प्रूव होता है जब वर्नर महोदय ने इसका फॉर्मूला लिखा। क्या लिखा? फॉर्मूला। उन्होंने सोचा कि 3 ऋण आयन 3 क्लोराइड, 2 ऋण आयन 2 क्लोराइड, 1 ऋण आयन 1 क्लोराइड, 1 ऋण आयन 1 क्लोराइड। यहां ये बात काम की है कि कोबाल्ट के साथ जुड़ने वाले कुल अमोनिया अथवा अमोनिया प्लस क्लोराइड की संख्या 6 है। कितनी है? 6। या 6 अणु कोबाल्ट के साथ जुड़ते हैं। देखिएगा, या 6 है, या 5 और 1 6, या 4 और 2 6, और 4 और 2 6। अब तुम्हारे को जो मन में जो प्रश्न सबसे ज्यादा कचोट रहा है ना, वो ये है कि सर इसका रंग तो पीला प्राप्त हो गया क्योंकि इसका सबसे सूत्र अलग है। या क्लोराइड बार 3 है, अमोनिया के 6 लिगेंड है, मान लिया हमने। यहाँ वाले इसका रंग नील लोहित है, ये भी मान लिया, इसके 5 है और इसका बार 2 ही है। लेकिन ये वाला तुम्हारा अभी तक नहीं जम रहा है। ये जमाना ही मेरा मकसद है। मेरा मकसद है आपको जमाना, आपके आए जमाना है ना। जमाना कैसा आएगा देखना बेटा, ये ऐसे आएगा। इनका अणु सूत्र तो समान है। क्या बोला भैया मैं? इनका अणु सूत्र तो समान है, तो असमान क्या है? ये आपस में समावयवी भी है। लगान झटका। ये आपस में आइसोमर है। अणु सूत्र समान है लेकिन संरचना ज्यामिति भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न संरचना के कारण इनके रंग अलग अलग है। वर्नर महोदय ने इस प्रकार उपसह संयोजक यौगिकों में बंध की व्याख्या की, अपना सिद्धांत दिया। इति श्री मेरी बात पूरी हुई। आप चाहें इसको देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं आपकी अनुमति से आगे। अब हमने ये जो संकुल यौगिक वगैरह पढ़े हैं, उनके लिए हमारे पास बात निकल कर आई है, या कुछ तकनीकी शब्द है जो इतनी देर तक तो मैं झेल रहा था, बोला नहीं, अब आपको सिखाऊंगा। आपके लिए बोलना है। उपसह संयोजक यौगिकों में कुछ तकनीकी शब्द, टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल स्टेप्स आते हैं। वो क्या क्या है, उनका अर्थ क्या जानेंगे। ये मेरे पास एक उपसह संयोजक यौगिक है। ये जो बड़े वाला कोष्टक है, यहां से लेकर यहां, इसके अंदर जो सामान लिखा हुआ है उसका नाम है समन्वयी सत्ता। क्या नाम है? समन्वयी सत्ता। ठीक है ना? और ये जो बार लिखा हुआ है SO4 2 की संयोजकता है। ये सरल ऋण आयन है। ये क्या है? सरल ऋण आयन है। ठीक है ना? तो मैं कम जगह होने की वजह से आयन लिख देता हूं। ठीक है? ये संकुल धन आयन है। ये क्या है? बड़े कोष्टक में लिखा हुआ। ये क्या है? यहां पर इस तरफ है, दावे हाथ की तरफ है बाई और, इसलिए संकुल धन आयन है। ये संकुल धन आयन है। संकुल धन आयन को टक्कर देने वाला ये सरल आयन है। इसे प्रति आयन या काउंटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? काउंटर आयन। लिखते रहिया भैया, लिखते रहियो, काउंटर आयन। ठीक है ना? अब तुम्हारे पास ये बात आ रही कि सर ये 6 क्या है? ये समन्वय संख्या है। ये समन्वय संख्या है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है। यानी कि यह इस ये कौन है? ये है आपके सेंट्रल एटम एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। धातु नहीं है, केंद्रीय धातु परमाणु। कौन है ये? केंद्रीय धातु परमाणु। इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जितने ये वाले ऋणायन जुड़े हुए हैं, यहाँ जितने यहाँ वाले अमोनिया अणु जुड़े हुए हैं, इन अमोनिया अणुओं की संख्या या इन साइनाइडों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर। ठोस अवस्था वाले पाठ में भी आपने जुड़ा था कि निबिड़ संकुलन में एक गोले को अन्य गोले कितना स्पर्श करते हैं, वो समन्वयी संख्या होती है। वो गोले बोले गए ठोस अवस्था में, या उपसह संयोजक यौगिक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। तो यहाँ केंद्रीय धातु आयन के साथ ये वाला केंद्रीय धातु आयन कोष्टक में घुसते ही पहली शीट है, इसके साथ जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या, इसकी लिगेंड्स की, लिगेंड क्या ये भला बताऊंगा आपको, लिगेंड्स की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। ये वाला सरल धन आयन है। ये क्या है? सरल धन आयन है। समझ रहे मेरी बात? ये क्या है? ये आयनिक संयोजकता है, धन आयनों की संख्या। ये धन आयनों की संख्या या आयनिक संयोजकता है, प्राथमिक संयोजकता है वर्नर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। यहां पर
यहाँ पर तो प्राथमिक संयोजकता के रूप में संख्या है नहीं, सल्फेट पर 2 ऋणावेश है और यहाँ पर 2 धनावेश है, तो बराबर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास मुद्दा निकल कर आता है जो आपको दुखी कर रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ पेशियम भी धातु है, पेशियम भी धातु है, लेकिन एक केंद्र में थोड़ी है, ये तो बाहर पड़ी है कोष्टक से बाहर। यानी तुम्हारे दिमाग में बेटा पहला कंसेप्ट ये होना चाहिए कि गुरु कोष्टक के अंदर घुसते ही घुसे किधर से, इधर से, बाएं हाथ से गुरु कोष्टक के अंदर घुसते ही जो पहला परमाणु लिखा है, परमाणु का प्रतीक लिखा है, वो एक मेटल है, वो एक मेटल है और वो सेंट्रल मेटल एटम है। क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। आप हजारों उदाहरण देख लीजिए, हजारों उदाहरण देख लीजिए, उन उदाहरणों में बड़े कोष्टक में अंदर घुसते ही जो धातु लिखी हुई है केंद्रीय धातु परमाणु है। और उसके साथ जुड़े हुए वो कौन है? अन्य जो स्पीसीज जुड़ी हुई है, चाहे वो अणु है, चाहे वो आयन है, चाहे वो ऋणायन अथवा धनायन है, लिगेंड है। क्या है? लिगेंड। मैं ये कहूंगा केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? वह धातु परमाणु जिससे निश्चित संख्या में लिगेंड जुड़े रहते हैं, जिससे निश्चित संख्या में लिगेंड जुड़े रहते हैं या उपसह संयोजक बंद बने होते हैं। क्या बने होते हैं? उपसह संयोजक बंद बने होते हैं, उनको हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। यहां दो बातें बड़ी, दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। निश्चित संख्या में लिगेंड जुड़े रहते हैं या उपसह संयोजक बंद जुड़े रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड, ये सेंट्रल मेटल एटम और इससे जुड़े हुए ये लिगेंड, L4 लिगेंड, M4 मेटल, इनके जुड़ने से जो एक संरचना बनती है, ज्यामिति निश्चित होती है, ज्योमेट्री निश्चित होती है। या ये लो, आप ये कहो सर ये भी धातु आयन है, हाँ है, लेकिन इससे लिगेंड नहीं जुड़े हुए, नहीं है, इनकी ज्यामिति नहीं है, ये तो सरल ऋणायन है, सरल धनायन है, तो निश्चित ज्यामिति नहीं होती। वंस अगेन, वह धातु परमाणु जिससे निश्चित संख्या में लिगेंड जुड़े रहते हैं या उपसह संयोजक बंद बने रहते हैं और एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं, उस धातु परमाणु को केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। धातु परमाणु को केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, क्लियर हो गया। यह केंद्रीय धातु परमाणु आयरन है, कौन है? और यह केंद्रीय धातु परमाणु बोलो बोलो, Cu कौन है? Cu, Uc। आप देखो लिगेंड, लिगेंड LIGEND, लीजेंड यानी शहीद होता है शुरू, ये लिगेंड है। ये क्या है? लिगेंड। कैन यू टेल मी लिगेंड क्या होता है? हाँ बता सकते हैं। लिगेंड वह आयन या उदासीन अणु होता है तो सेंट्रल मेटल एटम के रिक्त डी कक्षकों में अपना लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर देकर उपसह संयोजक बंद बनाकर जुड़ा रहता है। बड़ी रोमांटिक बात हुई रही। मैं यहां ये कहना चाहूंगा, यहां हम उदाहरण लेंगे साइनाइड का। किसका? साइनाइड। साइनाइड का खासियत यह है कि इस नाइट्रोजन के पास जो लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर है वह, या कार्बन के पास जो लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो सेंट्रल मेटल एटम को, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन को उसके रिक्त डी कक्षकों में देकर उपसह संयोजक जुड़ा रहता है। यानी कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके पास लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और वह उसे धातु के खाली डी कक्षकों में देकर उसके साथ उपसह संयोजक बंद बनाकर जुड़ जाता है, तो उस स्पीसीज को, उस धनायन को, ऋणायन को या उदासीन अणु को, तो केंद्रीय धातु आयन या परमाणु के रिक्त कक्षकों में डी इलेक्ट्रॉन, क्या रिक्त डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म देकर कोऑर्डिनेट उपसह संयोजक बंद द्वारा जुड़ जाता है, लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लिगेंड। तो यह लिगेंड कौन है? साइनाइड। कौन है? अब मैं इसका नाम तो भले लिखूं, बिल्कुल सर, ये साइनाइड लिगेंड है। और यहां आप बोलो ये लिगेंड कौन है?
ये अमोनिया लिगेंड है, लेकिन इस बेचारे का नाम बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन लिगेंड। आई होप आपके समझ में आ रहा है, आपके समझ में आ रहा है। केंद्रीय धातु परमाणु या धातु आयन से जुड़ने वाले वे स्पीसीज जिनके पास एक लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और वो धातु के रिक्त डी कक्षकों में डोनेट करके उप सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगेंड। आगे बढ़ते। उप सहसंयोजन सत्ता, समन्वय मंडल, उप सहसंयोजन संख्या और समन्वय बहुफलक। ठीक है, या एक बात मैं पहले तो चर्चा कर रहा था, कोई आगे बढ़ाता हूं। ये हमारे पास एक यौगिक है, इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये साधारण नाम है, आईयूपीसी नाम अलग है, कैसे आएगा वो आपके चुटकियों का खेल होगा। ठीक है ना, समझने के बाद फिलहाल इसको देखते हैं। तो यहां पर ये सरल धनायन है और ये धन संयोजकता है, यानी धन आवेश है, ये लिगेंड है और ये समन्वय संख्या, उपसह संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर है, और ये सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ये अलग रहता है। अलग रहता से मतलब ये है, ये के लिए केवल इस पर पाए जाने वाले धन आवेश को उदासीन करने का काम करता है, बाकी इसका इसके साथ में कोई संबंध नहीं। ये जो है बड़े कोष्ठक में बंद, बड़े कोष्ठक में बंद है। इस संपूर्ण स्पीशीज को गोला बना दूं, इस संपूर्ण स्पीशीज को उपसह संयोजन सत्ता कहते हैं, समन्वय मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्वय मंडल या उपसह संयोजन सत्ता। मैं आपके लिए यह लिखता हूं, यह उपसह संयोजन सत्ता है। सत्ता का मतलब, सत्ता का मतलब वो संरचना या वह इकाई है जिसमें एक केंद्रीय धातु आयन हो और उसके साथ जुड़े हुए लिगेंड, यानी केवल केंद्रीय धातु आयन और लिगेंडों के संयोग से बनी हुई स्फेयर को समन्वय सत्ता या उपसह संयोजन सत्ता कहते हैं, समन्वय मंडल कहते हैं। ये एक ऋणायन वाला मंडल अलग है और ये एक धनायन वाला मंडल अलग है। मंडल यानी समूह, मंडल यानी बंडल, बंडल यानी समूह। तो ये एक समूह अलग, इसको उपसह संयोजन सत्ता या समन्वय मंडल कहते हैं। अब बारी है समन्वय। थोड़ी देर पहले वर्नर सिद्धांत में मैंने बात की और इससे पहले ही मैंने कहा ये जो लिगेंड है ना, केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़े हुए हैं, ये निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। क्या बोला मैं? निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते। थोड़ी देर बाद अगले वीडियो में ये भी जाने के इनमें भी केंद्रीय धातु आयन में कोई विशिष्ट संकरण होता है और उस संकरण में पाए जाने भाग लेने वाले संकृत कक्षकों की निश्चित ज्यामिति होती है। ये संकृत कक्षक खाली होते हैं, इन खाली संकृत कक्षकों में लिगेंड अपना वो एकाकी इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं। अब इससे जो संरचना बनती है वो निश्चित ज्यामिति वाली होती है। इट मींस मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ये सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है ना, पैरस आयन, ये धनायन है और इस धनायन के रिक्त डी कक्षकों में आपके साइनाइड वाले लिगेंड, ये साइनाइड महोदय है, ये अपने लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं आयरन परमाणु के, आयरन धनायन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में, और इस तरह से एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण कर लेते हैं। अब इस निश्चित ज्यामिति को, इस निश्चित ज्यामिति को वो कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक परिभाषा, परिभाषा 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 ये है कि केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के संयोग से बने निश्चित ज्यामिति को समन्वय बहुफलक। केंद्रीय धातु आयन और उसके साथ लिगेंडों के जुड़ने से बने संकुल आयन की निश्चित ज्यामिति को समन्वय बहुफलक कहते हैं। यानी समन्वय बहुफलक है वो ज्योमेट्री को कहते हैं। इसको ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को समन्वय बहुफलक कहते हैं। बारी आती है उपसह संयोजन संख्या की।
उपसह संयोजन, ये बड़ी काम की चीज है, परीक्षा में पूछी जाती है, पूछने वाला भी बहुत ढंग से पूछता है, तो मैं आपको समझा देता हूं यहां पर। डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, मेरा ज्यादा जोर पढ़ाने पर है, थोड़े चुटकुले फुटकुले कम करता हूं मैं। आपको अपेक्षा ज्यादा है चुटकुलों की तो आप कमेंट में लिखिए, वो भी मामला जमा देंगे, मसाला लगा देंगे। उपसह संयोजन संख्या या समन्वयी संख्या, दूसरा नाम समन्वयी संख्या। प्यारे बच्चों, हमने ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट वाले पार्ट में यह पढ़ा था कि निबिड़ संकुलित क्रिस्टल जालक में किसी एक अवयवी कण को स्पर्श करने वाले अन्य कणों या गोलों की संख्या को समन्वयी संख्या कहते हैं। या गोले बोले नहीं, गोले फोले वहां गिरा दिए। या अब क्या है, केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड जुड़ने पर, क्या जुड़ने पर, लिगेंड जुड़ने पर, जुड़ने वाले मोनोडेंटेट लिगेंड की संख्या, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंतुर लिगेंडों की संख्या अथवा केंद्रीय धातु आयन और लिगेंडों के मध्य बने उपसह संयोजक बंधों की संख्या, तो उसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। मैं यूं कह रहा हूं, केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़े एक दिंतुर लिगेंड्स या केंद्रीय धातु आयन के साथ बने उपसह संयोजक बंध। कैसे बंध? उपसह संयोजक बंध। एक बात और बोल दूं, या फिर दाता परमाणुओं की संख्या, या फिर डोनर एटम की संख्या। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि डोनर एटम सर आप तो नया ये लफड़ा कहीं फंसा दिए गए। नहीं फंसाया नहीं रे, ये मैंने यहां देखो बेटा ये लिखा है, या केंद्रीय धातु परमाणु लोहे के परमाणु को उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है वो कार्बन है। कौन है? कार्बन है। कौन है? कार्बन है। कौन है? कार्बन है। समझ रहे हैं ना? यानी लिगेंड का, अणु का, आयन का वह परमाणु तो केंद्रीय धातु आयन को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ता है, उस परमाणु को दाता परमाणु कहते हैं। दाता यानी डोनर, देने वाला। क्या देने वाला? नॉन इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या देने वाला? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यानी लिगेंड के सभी परमाणु तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ना रखते हैं ना देते हैं। रखते हैं, चलो रखते होंगे, लेकिन लिगेंड का वह परमाणु केंद्रीय धातु आयन को नॉन इलेक्ट्रॉन पेयर देकर उपसह संयोजक बंध बनाता है, बंध बनाकर जुड़ा रहता है। उस परमाणु को, लिगेंड को दाता लिगेंड नहीं कहते रहे, उस परमाणु को दाता परमाणु कहते हैं जो केंद्रीय धातु आयन को नॉन इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। ठीक है ना? तो मैं ये कह रहा हूं आपको, उपसह संयोजन संख्या का अर्थ समझाने के लिए, परिभाषा समझाने के लिए मेरे पास मसाला था वो दे दिया। केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए एक दंतुर लिगेंडों की संख्या, बने हुए उपसह संयोजक बंधों की संख्या या दाता परमाणुओं की संख्या, ये तीन में से कोई एक परीक्षा बोर्ड में आएगी, लिखनी पड़ेगी। तो एक दंतुर लिगेंड की संख्या, उपसह संयोजक बंध की संख्या जो सेंट्रल मेटल एटम से बने या सेंट्रल एटम से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या, ये में से कोई एक या ये तीनों ही कहलाते हैं उस सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, उपसह संयोजन संख्या। बात समझ में आई होगी। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, फोटो खींचना तो खींच सकते हैं, दिमाग में सेव करना तो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें ठीक लगी होगी, रोचक लगी होगी, मनोरंजक लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी, और लगनी भी चाहिए। क्यों मित्रों? चाहिए कि नहीं? हाँ, ऐसी और बातें अगले वीडियो में फिर समझेंगे। तब तक मेरा आपसे यह अनुरोध, भूलिएगा नहीं, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अपने मित्रों को भी सुझाइए, अपने दोस्तों को भी सुझाइए। हमारे दोस्तों का समूह बहुत बड़ा बने और सफलता के शिखर पर एक हुजूम खड़ा करें। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद ये है कि आग जलनी खान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपकी उज्जवल अपेक्षाएं और आकांक्षाएं इसी प्रकार सदैव करता रहेगा और आप सदैव पढ़ते रहिए। जितना जुनून और जज्बा है मंजिल प्राप्त करने का, दत्त चित्त होकर लगे रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।